दोस्तों नमस्कार। कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। नवंबर महीने में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव के बाद इन्हें दूसरा सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले एक तरह से ये टेस्टिंग होगी कि कौन कितने पानी में है। नरेंद्र मोदी का नशा अभी भी लोगों पर तारी है या वो उतर रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या हासिल किया है? क्या उनका जादू अब लोगों पर चल रहा है? ये चुनावी नतीजे इस बात को रेखांकित करेंगे। कल एक और घटनाक्रम हुआ। देर शाम एबीपी सी वोटर का सर्वे भी आ गया। हालांकि सर्वे पर पूर्णतः यकीन नहीं किया जा सकता। दरअसल सर्वे किसी भी प्रदेश और देश के राजनीतिक नब्ज को हल्का सा पकड़ते जरूर हैं, लेकिन परिस्थितियां दिन ब दिन बदलती हैं, इसलिए बहुत यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है ये जरूर समझा जा सकता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश जहां पर 230 विधानसभा सीटें हैं और इसमें पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था, अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम और कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। कमलनाथ सिंह की सरकार कमज़ोर हो गई थी और फिर से शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाई थी। ये खेल सो कॉल्ड उन्हीं चाणक्य का था, अमित शाह का। मोदी की अपनी स्ट्रेटजी थी कि जहां जहां पर सरकारें विपक्ष की बन रही हैं उन्हें खरीद लिया जाए, उन्हें तोड़ दिया जाए या दबाव डाल करके उन सरकारों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, बीजेपी की सत्ता स्थापित कर दी जाए। ये एक नई स्ट्रेटजी है लोकतंत्र में। लेकिन ये जो सर्वे कह रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। मध्य प्रदेश में जो एबीपी सी वोटर का सर्वे है वो औसतन कांग्रेस पार्टी को 119 सीटें दे रहा है और बीजेपी को 110। हालांकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा मुझे लगता है कि ये जो फासला है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के एक वक्तव्य को लेकर के लगातार हिंदुओं के बीच ये भावना पैदा कर रही है कि कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं पर अत्याचार होगा। ये हिंदू कौन है? राहुल गांधी ने वो तस्वीर कल के पत्रकार वार्ता में भी साफ कर दी। जब वो पत्रकारों से ये पूछते हैं कि आप में से दलित कितने हैं, कोई भी हाथ नहीं उठता। फिर पूछते हैं कि ओबीसी कितने हैं, कोई भी हाथ नहीं उठता। एक कैमरामैन ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा नहीं मैं पत्रकारों से पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये है देश की असली सूरत कि जहां पर मीडिया में, जुडिशरी में, जहां पर आपके कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की न्यूनतम भागीदारी है या कहीं तो है ही नहीं। कितने विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं? ये तमाम सवाल हैं जो राहुल गांधी की उस बात से निकल रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है इस समय, जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और राहुल गांधी लगातार दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी कभी सर्वजन की बात करती थी वो बहुजन की पॉलिटिक्स कर रही है। और विडंबना ये है कि वो बीएसपी, वो बहुजन समाज पार्टी जो कभी बहुजन की राजनीति करती थी, उसने अपने टैगलाइन को बदल दिया था। सर्वजन की राजनीति वो करने लगी थी। कितना बदलाव आ गया इन 75 सालों में
कि कांग्रेस पार्टी को अब ये एजेंडा समझ में आ गया है, राहुल गांधी को ये एजेंडा समझ में आ गया है कि इस देश के गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों की बात करनी होगी, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को जिंदा बनाए रखने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है और इस लोकतंत्र से उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है और इस देश का समुचित और समावेशी विकास होना चाहिए। ये उनका एजेंडा बहुत स्पष्ट हो गया है और जहां पर एससी, ओबीसी और एसटी की संख्या नहीं है, उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए ताकि उनकी बात, उनका एजेंडा सामने आ सके और देश का समावेशी विकास हो सके। अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में एबीपी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि वहां पर बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत रही है। 200 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी को औसतन 132 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को महज 64 सीटें मिल रही हैं। हालांकि 2 महीने पहले जो सर्वे आ रहे थे उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही थी। ये परिवर्तन क्या कहता है? क्या राजस्थान में पिछले 30 साल के इतिहास को ही वहां की जनता दोहराने जा रही है? पिछले 30 साल से हर 5 साल के बाद राजस्थान की जनता ने सरकार को बदला है। कांग्रेस बीजेपी ये किया है। इस बार अशोक गहलोत ने अपनी स्वास्थ्य योजना यानी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए और सरकार को बहुजन के एजेंडे के साथ, सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ जो आगे बढ़ाया था, उसने फिर से वहां पर कांग्रेस की सरकार बनाने की एक आशा पैदा की थी। सचिन पायलट के साथ उनके मतभेद जरूर थे, लेकिन वो सुलझा लिए गए। इधर बीजेपी में कई धड़े हैं और वसुंधरा राजे जो वहां की सबसे मजबूत, सबसे कद्दावर लीडर हैं बीजेपी की, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो वसुंधरा राजे जिनको नरेंद्र मोदी ने किनारे कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा चली उसमें वो नहीं दिखाई पड़े। वसुंधरा राजे वो हैं जो नरेंद्र मोदी के तरह उतनी ही अनुभवशील हैं, उतनी ही वरिष्ठ हैं और वो नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक नहीं होती हैं, वो आंखों में आंखें डाल करके बात करती हैं। तो क्या इस वजह से नरेंद्र मोदी ने उनको किनारे कर दिया है? शिवराज सिंह चौहान को भी मध्य प्रदेश में किनारे लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि राजस्थान में वो इतिहास दोहराने की तरफ वहाँ की जनता है, लेकिन अभी चीज़ें चुकी नहीं हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान में राहुल गांधी और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग जब वहाँ जाएंगे और ये जो अभी कमी दिख रही है उसकी बड़ी वजह वहाँ दलित एट्रोसिटीज़ की घटनाएं हैं। दलित मूवमेंट खड़े हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने जहां पर भी घटनाएं हुई हैं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की है, जो अपराधी थे वो जेल गए हैं, लेकिन अगर अशोक गहलोत की सरकार में दलितों को सुरक्षा नहीं मिल रही है तो ये सवाल तो है ही और इसीलिए वहां पर कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा है। अब ये ज़रूरी है कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत या राहुल गांधी दलितों में ये विश्वास पैदा कर पाएंगे कि दलित एट्रोसिटीज़ की घटनाएं नहीं होंगी। यही मूल वजह मुझे दिखती है राजस्थान में कि जो कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, जबकि महीने भर पहले, 2 महीने पहले स्थितियां थोड़ी सी अलग थी। अब आते हैं तेलंगाना पर। तेलंगाना वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, बीआरएस भी है, यानी भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में तेलंगाना में अपना स्पेस क्रिएट करना चाहती थी। कर्नाटक में जब से वो चुनाव हारी है, दक्षिण का दरवाज़ा उसका बंद हो गया है, तो उसको ज़रूरत थी कि अपने आप को दक्षिण में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए तेलंगाना में कुछ वो बेहतर काम करे। लेकिन सर्वे इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि बीजेपी वहाँ बहुत पीछे चली गई है और जो कांग्रेस पार्टी कमज़ोर दिख रही थी आज के 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, वो उभर रही है
बल्कि वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है इस एबीपी सी वोटर के सर्वे में। 119 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से जो कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं वो 48 से 60 और बीआरएस को 43 से 55 सीटें, यानी बहुमत के आंकड़े को कांग्रेस पार्टी यहां पर छूते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि राहुल गांधी ने जो हैदराबाद में सभा की थी, हैदराबाद से थोड़ी सी दूरी पर, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग आए थे, उसमें जो गारंटी राहुल गांधी ने दी है वे गारंटी इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी कारगर साबित होंगी, उनको कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों में पहुंचाने की जरूरत है। जिस तरह से कर्नाटक उन्होंने जीता और कर्नाटक में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उन तमाम योजनाओं को, चाहे वो महिलाओं के पेंशन का मसला हो या इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए, कमज़ोर तबके के लोगों के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं वो मॉडल स्कूल। और राहुल गांधी ने कहा है कि हम उन बच्चों को विदेश भी पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं जिनमें कैलिबर है, क्षमता है, मेधा है। उन बच्चों को यहाँ से निकाल करके वो यूरोप और अमेरिका जाएं और देश का नाम रोशन करें, वो देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दें। तो ये जो एजेंडा है एजुकेशन का, अशोक गहलोत के जो हेल्थ का एजेंडा है, या सिलेंडर को 500 रुपये में देने का जो एजेंडा है, जो महंगाई को भी कम करता है, ये एजेंडा कांग्रेस पार्टी का कामयाब होगा अगर इसको ठीक तरीके से कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में लेकर के जाती है। अब मिजोरम में हालांकि वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं जो मजबूत हैं, कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे है, लेकिन मिजोरम का चुनाव उत्तर पूर्व में एक पूर्ण राज्य होने के नाते महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस उतने मुकाबले में नहीं है, कांग्रेस थोड़ा है, तो इसलिए मिजोरम पर हंग असेंबली का सी वोटर सर्वे दे रहा है। इस पर बात करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। हालांकि देश का चाहे जितना छोटा ही राज्य क्यों ना हो, उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना एक बड़ा राज्य होता है। और यही संविधान कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हर राज्य का अपना सम्मान, हर राज्य की अपनी मर्यादा, हर भाषा की अपनी मर्यादा और हर समाज को उतना ही अधिकार और तवज्जो। जो पीछे छूट रहे हैं उन्हें कुछ विशेष प्रावधान। इसलिए जब मैं मिजोरम की बात कम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई उसके लिए अपमान कर रहा हूं या मैं उसे छोटा समझता हूं। ये जो ओवरऑल जो तस्वीर है, छत्तीसगढ़ 119 सीटें हैं और इस 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ जीतते हुए दिखा रहा है। एबीपी और सी वोटर का सर्वे 48 सीटों पर भी कांग्रेस को आगे दिखा रहा है एवरेजन, और 42 सीटों पर बीजेपी। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को कम सीटें दे रहा है, बीजेपी को ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की लोकल लीडरशिप छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। रमन सिंह जो बड़े लीडर थे, नरेंद्र मोदी ने उनको भी किनारे कर दिया। 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी को शायद उन लोगों से जो 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं या जो उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, जो उनसे डरते नहीं हैं, उन लोगों से खास उनको दिक्कत लगती है। उनको एक तरह से कुंठा उनके मन में होती है, इसलिए उन्होंने उनको पहले ही किनारे कर दिया। भूपेश बघेल बेहद लोकप्रिय हैं छत्तीसगढ़ में। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व जैसे मुद्दे को वहाँ पर डाइल्यूट किया है, अपने पक्ष में उसको बुना लिया है। और दूसरी तरफ जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और सोशल जस्टिस है, आरक्षण को उन्होंने बढ़ाया, ओबीसी का बढ़ाया, एससी का बढ़ाया। तो ये स्ट्रेटजी भूपेश बघेल की वहाँ पर कारगर साबित हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में और ज़्यादा मजबूत होंगे। अब अंतिम जो सवाल है कि ये जो तस्वीर दिख रही है उसका मतलब क्या है। दरअसल नरेंद्र मोदी का जो नशा था, लोगों के ऊपर जो छाया था, वो नशा दूर हो गया है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे, जो वादे किए थे उन्होंने, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिलेंगे, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, ये जो वादे थे वो वादे कहाँ गए? चकनाचूर हो गए।
रोजगार के हालात तो ये हैं कि हर घर में एक बेरोजगार बैठा है और महंगाई इतनी है कि टमाटर भी 200 रुपए किलो बिक चुका है। गैस का दाम, पेट्रोल का दाम और अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का भी दाम बहुत तेजी से बढ़ा है। मोटरसाइकिल का दाम, स्कूटी का दाम, ये जो महंगाई है उसकी मार के बोझ से गरीब और मिडिल क्लास दबा हुआ है। और उनके जो मित्र हैं, कारपोरेट मित्र अंबानी और अडानी, वो दिन रात तरक्की कर रहे हैं। दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर हो चुके थे अडानी साहब, वो तो उनकी पोल पट्टी खुल गई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये जो छद्म उन्होंने पूरा बनाया था वो बेपर्दा हो गया है। तो लोगों का नशा वो उतरने लगा है, जो मोदी नाम का नशा था, जो हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम से चला था। अब हर घर में आलोचना करने वाला कोई ना कोई बैठा हुआ है। वो गृहिणी जो महंगाई की मार से परेशान है, वो पिता जिसके पेंशन का कोई ठिकाना नहीं है, और वो बेटा बेटी जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन नौकरी की कोई सूरत नहीं है। किसान आत्महत्या करने पर आमादा है। दलितों और आदिवासियों के मुंह पर पेशाब हो रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। और इधर राहुल गांधी पैदल चलते हुए जो 4000 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा में रास्ता नापते हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द सुनते हैं, उनकी खुशी में शामिल होते हैं, उनके दुखों को बांटते हैं, बच्चों को कंधों पर बिठाते हैं, किसानों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी तकलीफ क्या है। बेरोजगार या जो काम करने वाले लोग हैं वो क्यों बेरोजगार हुए, इस पर भी वो चर्चा करते हैं। और फिर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, जिसको वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू है, निकल पड़ते हैं कभी फर्नीचर के मार्केट में, कभी आनंद विहार स्टेशन पर कुलियों के बीच में, कभी आनंद विहार की सब्जी मंडी में, तो कभी मोटरसाइकिल के मैकेनिक के गैराज में। वो राहुल गांधी जो सोनीपत की किसान महिलाओं के बीच भी जाते हैं और उनकी उस इच्छा को भी पूरा करते हैं कि हमने दिल्ली नहीं देखी, तो दिल्ली घुमाते ही नहीं हैं बल्कि अपने घर भोजन भी कराते हैं, माँ सोनिया और बहन प्रियंका से भी मिलाते हैं। चारों तरफ राहुल राहुल नाम की बात हो रही है कि एक ऐसा नेता आज के दौर में, जब चारों तरफ झूठ, फरेब और मक्कारी का आलम हो, जब राजनीति को, कूटनीति और राजनीति को दुष्चक्र मान लिया गया हो कि जिसमें लोगों को केवल फंसाना है और डिच कर देना है, उस दौर में राहुल गांधी वो शख्स जो ईमानदारी से तथ्यों को रख रहा है, जो सच्चाई की बात कर रहा है, जो देश में सौहार्द और जो शांति की बात कर रहा है, जो प्रेम की बात कर रहा है, विभाजन को खत्म करना चाहता है। और वो व्यक्ति जो सीधे तौर पर जिनको भागीदारी नहीं मिली है उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का मंसूबा बना चुका है महिला आरक्षण बिल पर, कि ओबीसी महिलाओं को भी ये जो पावर है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए, उन आदिवासियों को भी सशक्तिकरण होना चाहिए उनका। वो जंगलों में नहीं रहेंगे, वो सिर्फ जंगली नहीं हैं, वो इस देश के असली मालिक हैं। जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार है और दलितों के साथ जो हुआ है उस अन्याय को मिटाना होगा। इसीलिए मेरे एक मित्र ने यहीं पर लिखा था राहुल गांधी का नाम राहुल अंबेडकर गांधी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये राहुल अंबेडकर गांधी वो अतीब लोकप्रिय हो रहे हैं और उसकी लोकप्रियता की बुनियाद है सच्चाई, सौहार्द, ईमानदारी और वो निष्कपटता, और इसीलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं। शुक्रिया।